everyone, welcome to the channel Urban Vidya Dhawan Sab, solution for all your studies related problem guys। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और आज करते हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में गॉस थ्योरम को करने के बाद वाला काम, यानी कि उसके रिलेशनशिप कूलम्स लॉ से निकालना सीखना है और देखना है कि क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। सो गॉस थ्योरम अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को अच्छे से देखो और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो, और अगर गॉस थ्योरम जानते हो तो आओ समझाते हैं कि कूलम्स लॉ के साथ उसका क्या रिश्ता है। लेट्स बिगिन। सो जैसा कि तुम देख रहे हो यहां लिखा हुआ डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग दी गॉस थ्योरम। तो जो इनके नाम हैं उनके हिसाब से इनको एक बार लिख देते हैं और तुमको याद करा देते हैं। कूलम्स लॉ क्या था भाई? अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है जो कि प्लेस्ड है एक दूसरे से डिस्टेंस r पर, तो कूलम्स लॉ होता था इनके बीच का फोर्स, और वो फोर्स कैसे निकलता था? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में। तो ये कूलम्स लॉ होता था। तो मैं ना इसको डेराइव करूंगा, ये कूलम्स लॉ डेराइव करूंगा। पहले भी कर चुका हूं, मतलब चैप्टर की शुरुआत में हमने इसे देख लिया था, लेकिन इस बार जो हम इसको डेराइव करेंगे वो हमारी गॉस थ्योरम से डेराइव करेंगे। और गॉस थ्योरम क्या थी वो भी बता देता हूं। सो गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो चीजों को आपस में रिलेट करूंगा, मतलब कि इधर से इधर पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये जर्नी तुम लोगों को बहुत अच्छे से सीखनी देखनी चाहिए, और उसके पीछे रीजन ये है कि जब तुम लोग इसको डेराइव करना सीख जाओगे तो तुम अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग बोर्ड्स तैयार कर लोगे। अगर बोर्ड वालों ने तुम पर रहम करी और उनको पेपर आसान बनाना है और इस चैप्टर से एक आसान क्वेश्चन देना है, तो वो तुम्हें पूछ सकते हैं कि डेराइव कूलम्स लॉ यूजिंग दी गॉस थ्योरम। तो तब तुम्हारी बल्ले बल्ले, लेकिन तब जब तुम्हें समझ में आएगा। तो ऐसा है कि आप लोगों को गॉस थ्योरम को देखने समझने के लिए सबसे पहले गॉसियन सरफेस चाहिए। तो मैं आपको ये बोलता हूं कि ना, जो अपना इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो Q1 ले लो, और वो जो सरफेस था ना गॉसियन सरफेस, वो जो स्फेयर अपन बनाएंगे उसके लिए रेडियस r रखते हुए Q2 से पास करा दो। तो मैं रेड कलर से ये बना देता हूं, एक स्फेयर बना रहा हूं। ये रहा वो स्फेयर। सो अराउंड Q1 वो स्फेयर है। वैसे मुझे दिख रहा है और तुम्हें भी दिख रहा होगा कि ये सेंटर नहीं है, लेकिन ये सेंटर है। ठीक है ना, मतलब इसे सेंटर मान लेना। ये पॉइंट O पर Q1 और O जो है वो सेंटर है स्फेयर का। डायग्राम थोड़ा सा हाथ से बनाया है और मार्कर फिसलता है व्हाइट बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रो कर लेना। तो भाई ऐसा है कि ये एक स्फेयर है, सेंटर O जिधर पे Q1 रखा हुआ है और Q2 से पास हो रहा है ये। तो अब मैं अगर यहां पर Q1 को दिमाग में रखते हुए गॉस थ्योरम लगाऊं, तो मैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा? यहां से चालू करूंगा, यहां पहुंचूंगा। आओ जरा देखो कैसे। यहां पर मैंने लिखा ये फाई इक्वल्स टू E डॉट ds। अब तुम बोलोगे ds कहां है? ds यहां पर है। ठीक है, इक्वल टू Q की जगह Q1 लिखो और यहां लिखो आप एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो भाई अब अपन इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, और आगे कैसे बढ़ाओगे जरा ये देखो। E डॉट ds आप लिखोगे E ds cos थीटा, लेकिन cos थीटा क्यों? cos 0 आप लिखोगे यहां पर। ऑब्वियस है ना भैया, मतलब ये जो E है वो भी इस डायरेक्शन में है, और जो ds का डायरेक्शन है, मैंने अभी जैसा कि बोला कि ये ds एलिमेंट है तो इसका डायरेक्शन जो है वो भी सेम ही है। सो E ds cos 0 अपन ने यहाँ लिख दिया है। अभी आप cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds Q1 एप्सिलॉन नॉट। यहां से E ds की जगह S लिख देंगे
Q1 एप्सिलॉन नॉट। सो E की जो वैल्यू आई है Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट S, और आप सब जानते हैं S क्या है। गॉसियन सरफेस हमने जो बनाया है वो अपन ने एक स्फीयर लिया है जिसका रेडियस r है। सो बाय दैट लॉजिक 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पे हो जाती है कहानी। सो दैट मीन्स कि ये जो E निकल के आया है दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो अब बस बिल्कुल लास्ट फेज पे पहुंच गए आप। Q2 इस Q1 की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है? सो दैट इज F इक्वल्स टू Q2E, है ना। ये भी आप एक्सप्रेशन पहले देख चुके हो इस चैप्टर में। E की वैल्यू आपको मालूम है, अभी आपने निकाली है। जब आप Q2 यहां पर लिखोगे Q2 डॉट Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, सो F की वैल्यू हुई Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट द कूलम्स लॉ इज ऑल अबाउट। सो इस तरीके से आपने कूलम्स लॉ डेराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कैन से इज गॉस थ्योरम। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया। दैट्स इट, दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। चलो चलते हैं अगले टॉपिक। तो अब बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की, और निकालेंगे यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग केसेस में विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो अभी सबसे पहला जो केस मैं लेने वाला हूं यहां पर, वो लेने वाला हूं थिन वायर। ठीक है, ये थिन वायर है, अ लॉन्ग थिन वायर, और इस पूरे वायर पे चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज, ये छोटा छोटा पॉजिटिव चार्ज अपन ने यहां पर अज्यूम कर लिया। अच्छा यार, कि एक लाइन पर ये चार्ज है, तो मैं ना यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से कुछ लिख सकता हूं क्या? मतलब अगर लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल मैं लिखूं तो आई गेस आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब Q जो है इसको मैं अगर लैम्डा L लिखूं तो भी आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी पे हमने बहुत फोकस करके वीडियो बनाया था और आप लोगों को याद कराया था। लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अपन ने सब पढ़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी सबसे एप्ट वैरायटी थी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक लंबा सा वायर है, उस लंबे से वायर पे Q चार्ज है जो स्प्रेड है थ्रू आउट दिस लेंथ L। अब मैं अगर यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस, जो कि मुझे यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ गॉस थ्योरम की मदद से निकालने वाला हूँ इंटेंसिटी। कौन सी इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई अब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बन रहा है, रेड कलर से बना रहा हूँ भैया, देखो यहाँ पर रेड हॉट गॉसियन सरफेस ये तुम्हारे सामने। ठीक है, और इसका जो रेडियस तुमने रखा हुआ है वो रेडियस r तुमने रखा हुआ है। तो यहां तुम्हारे पास तीन तरीके के सरफेसेस, गॉसियन सरफेस जो है, इंटायर गॉसियन सरफेस है, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस हो जाता है। यानी कि अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मैं डिफाइन करूं, यहां पे अगर इसकी ग्लॉसरी लिख दूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सरफेस कौन से हैं? ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम, और ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, कर्व्ड। सो टॉप सरफेस पाई आर स्क्वायर, बॉटम सरफेस अगेन पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं कर्व पूछूं तो आप जानते हो 2 पाई आर एच, और h यानी कि यहाँ पर पूरा लेंथ L अपन यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो 2 पाई आर एल। सो कल के दिन अगर मैं आपसे कभी एरिया वेरिया पूछूं तो ये आप बता देना, अभी से डिफाइन कर दिया अपन ने। अब क्योंकि गॉस थ्योरम अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं तो गॉस थ्योरम लिख लो भाई, क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट ds। यहां एक वर्ड लिखो, टोटल।
ठीक है, इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब गॉस थ्योरम तुम्हें अब याद तो हो गई होगी, ये 3 चीज़ तुम्हें लिखनी होती हैं और तुम जानते हो ये तो फॉर्मेलिटी, ऐसे भूल जाओ। अब तुम आगे किसके साथ बात करोगे, इसके साथ बात करोगे। जो ये टोटल लिखा है इसको टोटल कैसे करोगे, यहाँ पर ऑब्वियस है ये फ्लक्स जो है वो तीनों सरफेस पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। डायग्राम अभी अधूरा है, थोड़ा सा ऐसे कंप्लीट करते हैं। मैं ना तीनों जगहों पर ds और मुख्यतः इस जगह पर ds कंसिडर कर रहा हूं। ये मेरा ds आप देख लो, इधर पे भी ds है, इधर पे भी ds है, सब जगह ds है। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट हमने 3 सरफेसेस पे अलग अलग ले लिए। अब चाहो तो ds1 ds2 अकॉर्डिंगली ले सकते हो। ये ds1 ले लो, ये ds3 ले लो, ये ds2 ले लो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सरफेसेस पे हैं रिस्पेक्टिवली। अभी अगर आप इन सब के अलोंग डायरेक्शन बनाओगे तो वो डायरेक्शन कैसे दिखेंगे, ब्लैक कलर से डायरेक्शन देखो जरा, ये रहा, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ये सबके डायरेक्शंस हो गए। ठीक, अब मैं अगर तुमसे यहां पर r का डायरेक्शन पूछूं, r का डायरेक्शन अगर मैं पूछूं तो ऑब्वियस है रेडियस r ये रहा, तो इस r डिस्टेंस पे ही अपन लोग इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अल्टीमेट डायरेक्शन जो होगा वो क्या होने वाला है, ये वाला डायरेक्शन होने वाला है। तो E का डायरेक्शन भी ये होने वाला है। अब E जो है वो यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में हर जगह होगी, मतलब चाहे ds1 के लिए देखोगे तो भी E यही मिलने वाला है डायरेक्शन, चाहे आप यहां ds2 के लिए देखोगे तो भी आपको E का डायरेक्शन यही मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप डायग्राम पूरा समझो और देखो यहां पर केसेस। ds1 जो है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है E के साथ, ठीक है, ds2 वो भी परपेंडिकुलर है और ds3 ये पैरेलल है। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें आपके सामने हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं। डेरिवेशन सच में बहुत आसान होता है, मगर जो उसके आसपास की जो ये कहानियां हैं जो मैं बनाता जा रहा हूं, ये बताता जा रहा हूं, ये थोड़ा सा परेशान करती हैं बच्चों को और बुक्स में देखकर। अब आगे चलते हैं। यहां पर अपन इसको ऐसा ना लिख के 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हैं। ये पूरा अलजेब्रिक सम था, सारे टोटल मतलब जो गॉसियन सरफेस इंटायर का लिखा हुआ है, इसको अब पार्ट्स में लिखते हैं। सो दिस विल बी रिटन एज E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी अगर मैं यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट खोल दूं, आप सब अच्छे से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, E ds cos थीटा मतलब E का मैग्नीट्यूड ds1 का मैग्नीट्यूड और cos थीटा जो भी एंगल है। तो आप सरफेस 1 पे देखो, ds का डायरेक्शन ऊपर, E का डायरेक्शन इधर, मतलब 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, ये 90 डिग्री इन दोनों के बीच में। सो E डॉट ds1 cos 90। सिमिलरली नीचे भी आप देख सकते हैं E और ds2 के बीच में क्या बन रहा है, E ds2 cos 90। और E ds3 के बीच में अगर अपन बात करें E और ds3, तो इसके बीच में जो डायरेक्शन आ रहा है वो आप देखो ज़रा, सेम डायरेक्शन में है दोनों। इट मीन्स एंगल जो आ रहा है वो 0 हुआ। सो E ds cos 0 और ये इक्वल टू में आप देखें क्या चल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेल गाइस, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग इज ये 0, ये 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। मतलब हमारे पास जो कुल मिला के कहानी बची वो बची सिर्फ और सिर्फ ये वाली। सो इट मीन्स मैं यहां लिखूंगा E ds
इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, कॉस 0 तो 1 हो चुका है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टाइम आ गया है आंसर की तरफ, जल्दी अपने कदम बढ़ाने का। यहां पर E अलग, ये ds लिखा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ई डी एस को क्या लिख सकता हूं, जरा यहां देखो, ये ई एस Q एप्सिलॉन नॉट। सब लोग जानते हैं S क्या है, यहां पर S ऑब्वियस है, ये S3 था, ये S3 था, है ना। सो आप सब जानते हो S3 क्या है, S3 कर्व्ड सरफेस एरिया है, और मैंने उसको आपको पहले ही बता दिया था, आप क्या लिखोगे 2 पाई आर एल। सो यहां पे आप क्या देख रहे हो, E 2 पाई आर एल। अच्छा Q, एक बॉक्स दिख रहा है शुरुआत में दिखाया था, Q इक्वल्स टू लैम्डा एल। सो E 2 पाई आर एल, और Q की जगह तुमने यहां पर क्या लिख दिया, लैम्डा एल, अपॉन में यही एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, सो E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्लियर हो जाता है। तो ऐसा है कि भाई तुमने E तो निकाल लिया, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड है और तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी बतानी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो तुम इसका वेक्टर फॉर्म बस सिंपली यहाँ पर एक एरो लगाओ, यहाँ लैम्डा, यहाँ 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट। एक काम और करो यार, ये जो तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट है इसको यहाँ लिखो इसके बगल में, और ये आर, और साथ में यहाँ पर एक लगा दो एन कैप। तो यहाँ तुमने डायरेक्शन दे दिया यूनिट वेक्टर लगाकर। तो अब ये आपका क्या निकल जाता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म निकल गया। अब ना एक चीज और देखो, अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज और देखो, ग्राफ बना के दिखा दूं यार। ग्राफ किस किस के बीच में, बड़ा छोटा सा क्यूट सा एक ग्राफ है जो कि तुम सब यहाँ समझ सकते हो, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस आर। तो भाई आप लॉजिक देखो, यहाँ पर अगर सारे कांस्टेंट हटा दो, सबको हटा दो, तो तुम देख रहे हो कि ये E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर आप ये समझते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितना मिनिमम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही कम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ यहाँ पर बना E और R के बीच में। तो इस तरीके से गाइस हो चुकी है हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कंप्लीट। हाँ तो बच्चा लोग, अब अपन बात करेंगे अपनी सेकंड एप्लीकेशन पे, जो कि क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट जो है वो आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने ये रही। तो ये है भाई यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। अभी थोड़ी देर के लिए इसको पॉजिटिवली चार्ज सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, तो कंक्लूजन जो है वो एंड में अपन निकाल ही लेंगे नेगेटिव वाले के लिए क्या होगा। अभी अपन पॉजिटिव वाले सरफेस को कंसिडर करते हुए ही यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब ऑब्वियस है ये फ्लैट सरफेस है, तो फिर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करोगे इस बार सिग्मा Q अपॉन S। तो Q को सिग्मा S वक्त आने पर लिख दिया जाएगा। ध्यान रखना बॉक्स कर दिया है, जैसे बाद में अपन ने यूज किया था ना पिछले डेरिवेशन में इस Q को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, वैसे इसको भी करूंगा आगे। अब गॉसियन सरफेस चाहिए तो एक पिल बॉक्स बना देंगे, गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स। तो वो कैसे बनेगा, ये तो रहा सामने से वो दिख रहा है तुम्हें, ये R डिस्टेंस पे इस तरफ और इतना ही पीछे निकाल लो, बिल्कुल इतना ही आपने पीछे भी निकाल लिया इसको। सो R का ये पीछे भी निकल गया। ऑब्वियस है कि सिलिंड्रिकल शेप है तो
ये वाला जो सरफेस और ये वाला जो सरफेस है वो एग्जैक्टली बराबर है, S और ये S हो गया, ठीक है। अभी छोटा छोटा एरिया अगर अपन छोटा सा एलिमेंट लें तो वो ds हो जाएगा, और ds का डायरेक्शन ये यहां पर, ये ds का डायरेक्शन यहां पर। अब मैं अगर आपसे यहां पर बात करूं E का डायरेक्शन, तो आप सब जानते हो पॉजिटिव के लिए निकलती है आउटर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये अजम्पशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अपन ने पढ़ा था। नेगेटिवली चार्ज होती है तो इन्फिनिटी से टुवर्ड्स आता है, और अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो फिर यहां से इन्फिनिटी जाएगा। सो इसका मतलब जो डायरेक्शन हम लोग लेने वाले हैं यहां पर E का, वो ये रहा, ठीक है ना बॉस, यहां तक की बात समझ में आ गई। सरफेस कितने हैं यहां पर, तो ये S1 है, ये S2 है, और ये S3 हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा सरफेस कर्व्ड वाला ये S3 हो जाएगा, S1 S2 S3। यहाँ पर हम जानते हैं कि S1 और S2 तो बराबर हैं, और उन दोनों को अपन लोग S ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ईच। S3 इज डिफरेंट, लेट इट बी डिफरेंट। तो ये तैयारी कर ली अपन ने अपने डेरिवेशन की। अब जैसा कि तुम जानते हो शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत अपने इस गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है ना। सो फाई इक्वल्स टू टोटल E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन ने ये सपोज करके रखा है कि ये जो अपना गॉसियन सरफेस है इसने चार्ज Q अपने अंदर इनक्लोज करके रखा हुआ है। अब मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो ये E टोटल, थोड़ा सा इस पे अब देखें, ज़रा ध्यान दें, इसको अलजेब्रिक सम ऑफ 3 सरफेसेस लिख सकते हैं। तो दिस इज E डॉट ds1, देन दिस इज फर्स्ट वन E ds2, this is second surface E ds3, this is third surface Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर E के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछूं तो E के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या होगा, ds1, ds2 और ds3 का। तो ज़रा ds1 का देखो, ds1 ये रहा, इसका डायरेक्शन E से आप क्या देखोगे, 0 डिग्री। इसका डायरेक्शन E से कैसा देखोगे, अगेन आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री। और जब आप यहाँ पे सरफेस अज्यूम करोगे तो आपको सरफेस जो ds3 अज्यूम करना पड़ेगा ना, वो कर्व्ड सरफेस में कहीं करना पड़ेगा। क्लियरली देखिए, इसलिए यहाँ देख लेते हैं। चलो ये यहाँ देख लिया, कितना, ds3। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। तो देखो मैंने E के साथ ही उसको 90 डिग्री दिखा दिया। तो अब जब आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे इसे E ds1 cos 0, E ds2, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा अभी, है ना, इकट्ठा लगा दूंगा, ds2 cos 0, E ds3 cos 90 इक्वल्स टू Q अपॉन, ऐसा करके अपन ने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट। अब जो cos 90 वाला है वो कंपोनेंट तो आने नहीं वाला, क्योंकि वो हो चुका है 0। सो इसकी जगह मैं लिख दूंगा भैया 0। अब E ds1 cos 0 की जगह E ds1, E ds2 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा ES1, इसके बाद की स्टेप यहाँ लिखी है, ये हो जाएगा ES2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आप साफ साफ देख रहे हो कि S1 S2 दोनों S के बराबर है। मैंने पहले आपको बताया था S1 और S2 सिलेंडर के बोथ टॉप और बॉटम बराबर होते हैं। सो बाय दिस लॉजिक क्या मैं इसको ES प्लस ES इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? यस डेफिनेटली आई कैन, नो डाउट इन दिस। अब क्या मैं इसको
ट्वाइस ई एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। अब आगे अगर अपन यहां पर इस ट्वाइस ई एस के सामने ये जो देख रहे हो ना भैया, क्या देख रहे हो, ये क्यू, इसको रिप्लेस कर दें इससे, सिग्मा एस से, ये सरफेस डेंसिटी के टर्म्स में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख कुल मिला के ये रहे हैं कि एस से एस हो गया कैंसिल, एंड वी गॉट द एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये हमारे सामने आ रही है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कुछ कंक्लूजन्स यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी करना होगा तो एन कैप लगा देना यार आप, है ना। कंक्लूजन यहाँ पर जो आप निकालोगे वो क्या निकालोगे, ग्राफिकल कंक्लूजन आप यहाँ निकालोगे। और ग्राफिकल कंक्लूजन से पहले एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पर r से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ डिस्टेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब कि E और R का जब अपन ग्राफ बनाएंगे, ये भैया यहाँ E रखा, यहाँ R रखा, तो हम देख रहे हैं कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, R से कोई रिलेशन नहीं है, सो इट विल बी अ कांस्टेंट। तो एक ऐसी स्टडी लाइन आप यहाँ पर बना दोगे पैरेलल टू R, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज। सो दैट्स इट गाइस, ये हो जाता है सेकंड एप्लीकेशन भी कंप्लीट। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है और आप अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो ये जो लाल कलर का आइकन दिख रहा है इसको क्लिक करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ, सो दैट तुमको रेगुलर अपडेट्स हमारे सिलेबस के बारे में मिलते चलें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।